बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज डिजिटल स्पेशल फंड की बात और आप सभी का स्वागत है इस सेगमेंट में। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स इस स्पेशल शो में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर विदित पुरा, जो कि पार्टनर हैं जेएनवी फाइनेंशियल सर्विसेज से। विदित नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आमतौर पे हम देखते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न्स को ज़्यादा चेज़ करते हैं और उसी के बेसिस पे जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, जो उनकी सोच होती है, वो बेस्ड होती है। बट वेल्दी इन्वेस्टर्स की अप्रोच हाई रिटर्न्स चेज़ ना करके उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहती है। आप क्योंकि डील करते हैं इन बड़े इन्वेस्टर्स से, तो क्या अप्रोच उनकी रहती है जब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की आती है, जब रिटर्न्स की आती है? वेल्दी इन्वेस्टर्स का जो एक माइंडसेट होता है वो एक डिफरेंट तरीके का माइंडसेट होता है। ठीक है, सो वेल्दी इन्वेस्टर टुडे अंडरस्टैंड दैट हाई रिटर्न्स अलोन डू नॉट डिफाइन सक्सेसफुल वेल्थ मैनेजमेंट, बिकॉज उनके जो पोर्टफोलियो साइज होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। सो उसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो हमें शार्प रेशियो का खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर करता है। सो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंगली फोकस ऑन देयर कैपिटल प्रिजर्वेशन अलोंग विथ ग्रोथ, risk adjusted return rather than aggressive performance, because they are not chasing the returns. They are chasing the tax efficiency, state planning, liquidity and cash flow management. और जो उनका इन्वेस्टमेंट है दे अलाइन देयर इन्वेस्टमेंट विद देयर गोल्स एंड लेगेसी प्लानिंग. So there is a change in a mindset of a wealthy investor and a retail investor in terms of risk management and returns. ओके ओके, अच्छा, तो फिर ये स्ट्रैटेजी वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए विदित काम करती है अगर पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात करें तो? पहला पॉइंट। दूसरा ये कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के अलावा क्या एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना वेल्थ प्लानिंग के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सी हमने जो ऑब्जर्व करा है अर्लियर, व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट the investment start with a product selection. Yes, of course, the investment starts with a product selection, but the scenario has changed because product selection is now a tool within large strategy rather than starting point. जो wealthy investors होते हैं increasingly prefer advisors who understand their overall financial ecosystem. Okay. For example, like what are their financial goals, asset allocation, insurance and risk management, and top of that tax planning and retirement and succession planning is also in their mind when we approach to them for the wealth management. ओके अच्छा, जो रिच क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्व करते हैं, क्योंकि हमने देखा है विद पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव आया है, तो क्या क्या बदलाव टेक्नोलॉजी फ्रंट पर देखने को मिले हैं विद द वे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रिच क्लाइंट्स को सर्व करते हैं? See, the technology is changing very fast. Okay, and टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज एआई ड्रिवन, राइट? सो इसके साथ साथ एमएफडी को भी चेंज होना पड़ रहा है. दे आल्सो हैव टू बी वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो दैट दे डिलीवर टू देयर क्लाइंट. सो टेक्नोलॉजी इज transferring service delivery in several ways. I mean, for example, real-time portfolio tracking and consolidated reporting, personalized insight using AI data-driven tools, improve transparency through online dashboard, and data analytics for better asset allocation and risk monitoring. So this parlance is changing very fast because of technology and because of very fast information flow because of social media as well.
ओके ओके। अच्छा विदित, एक चीज़ और है, मैं रिसेंटली इनफैक्ट हम कुछ डेटा एनालाइज कर भी रहे थे। जो फैमिली टाइप ऑफिस सर्विसेज होती हैं वहाँ पर हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट सर्च देखा है पॉपुलैरिटी में अमंग एचएनआईज या फिर अल्ट्रा एचएनआईज, स्पेशली इन इंडिया। और इनफैक्ट अगर हम कुछ एक आंकड़े देखें तो जो नंबर ऑफ फैमिली ऑफिसेज 2018 में होते थे वो शायद लगभग 45 के आसपास थे, जो कि 2024 में जो आंकड़ा आया वो 300 का आया। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट सर्च हमने देखा है फैमिली ऑफिस टाइप सर्विसेज में। ऐसा क्यों? सी सिग्निफिकेंट सर्च होने का एक सबसे बड़ा रीजन है जो पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रही है और हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जब वेल्थ ग्रो होती है तो फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। राइट, सो बात सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होती है, फिर बात सिर्फ रिटर्न पे नहीं होती है, फिर बात आ जाती है state planning, succession planning, tax structuring, okay, and intergeneration wealth transfer support. Because आपकी wealth है, now that wealth is compounding and multiplying. So जब आपकी wealth compound होती है, multiply होती है, तो complexity और बढ़ जाती है। फिर बात रिटर्न पे नहीं होती है, फिर बात वेल्थ प्रिजर्वेशन पे चली जाती है, फिलेंथ्रोपिक प्लानिंग पे चली जाती है, टैक्स स्ट्रक्चरिंग पे चली जाती है कि हम टैक्स किस तरह से बचाएं और हमारा ये जो वेल्थ का जो ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन हो वो कितना प्रॉपरली हो, जिससे फैमिलीज में फर्दर कोई इश्यूज नहीं आए, जनरेशनल इश्यूज नहीं आए। सो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, और जैसा कि आपने बोला कि फैमिली ऑफिसेस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एंड वी आर देयर टू सर्व दोज फैमिली ऑफिसेस। ओके। अच्छा विदित, ईएसजी और जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग होती है वो काफ़ी की फोकस बन रहा है वेल्थ इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा ये जो फोकस है ऑन ईएसजी या फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये नीड फॉर रिस्क मैनेजमेंट है, रेगुलेटरी प्रेशर है, या लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है? सी ये जो सारे फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन करे, दीज ऑल फैक्टर्स आर देयर विच इज प्रमोटिंग द ईएसजी इन्वेस्टिंग, एंड इट इज स्पेशली अमंग द नेक्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर. Many wealth investors now want investment that reflects their values alongside returns. So as I said in the first question, and you asked me in the first question, return is not the only criteria for wealth management. While return remains important, purpose driven investing is gaining strong traction. So issues like environmental and social concern align investment with personal and family values. So the ESG is also gaining traction and importance in overall wealth management of HNI client, ma'am. ओके ओके। अच्छा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। कितना चैलेंजिंग है ये, या फिर कितना चीज़ों को इजी बनाता है? आपका व्यू क्या है इस पर? सी मैम, देखिए, इट्स नॉट चैलेंजिंग बट इट इज वेरी डायनेमिक। ओके, एंड डायनेमिक होने के साथ साथ में ये हमें भी एक्टिव रखता है इन आवर बिजनेस, बिकॉज जो रेगुलेटर है कहीं ना कहीं हम लोगों को और हमारी अप्रोच को बहुत ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन और सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स है, और कंटिन्यूअसली रेगुलेटरी चेंजेस जो होते हैं उसके साथ साथ हमें अपना नॉलेज अपग्रेड भी करना पड़ता है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज विच आर कमिंग एंड वी हैव टू अपग्रेड आवर नॉलेज विद देयर कोर्सेज। ओके, सो जब तक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी देन यू नॉट अपग्रेड योर नॉलेज with new courses or new set of information. ओके। So, however, regulation also enhance investor confidence as well. And we believe that MFDs who adopt quickly and maintain compliance gain credibility and long-term client trust. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा क्लाइंट के साथ रखेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डअप करने में कितना हेल्पफुल होता है? Absolutely, मैम। अगर हम लोग अपने क्लाइंट के प्रति ट्रांसपेरेंट रहेंगे और उनको
उनसे हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट रखेंगे उनके साथ में, रेगुलर कम्युनिकेशन रखेंगे, उनके जो भी टारगेट्स उन्होंने सोचे हैं उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देते रहेंगे, मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग टू देम about their portfolio, what portfolio, how the market volatility is affecting their portfolio. So in nutshell, हमारा जो communication होना चाहिए हमारे client को, वो बहुत transparent होना चाहिए, regular basis पे होना चाहिए, जिससे कि he should feel confident that our mutual fund distributor is always with us and always believe in long-term relationship. और इसके कारण से एक फायदा और होता है कि जो हम लोग रिएक्शनरी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर होता है कि हमने क्लाइंट को अगर कुछ इन्फॉर्म नहीं करा, क्लाइंट को अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आई, सो उससे हम लोग थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा विदित आपके साथ। यूजुअली हम रिटेल इन्वेस्टर्स रिलेटेड ज़्यादा चर्चा करते हैं, बट एचएनआईज की अप्रोच क्या रहती है, वेल्दी इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरीके से डील कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब बातें आपने समझाई। थैंक यू सो मच इस स्पेशल सेगमेंट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल में तो इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।